ऑडिटर्स ओपिनियन या ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर्स रिपोर्ट दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। Modified also called as qualified opinion, इसे बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ओपिनियन रिपोर्ट जैसा ठीक लगे आपको। जो अनमॉडिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, जिसको हम बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, बेस्ड रिपोर्ट। 99% केसेस में जो रिपोर्ट इश्यू होता है वो क्लीन ही होता है। वो अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ही इश्यू करते हैं ऑडिटर्स। रेयर केसेस में क्वालिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू किए जाते हैं, जो हम 3 कह सकते हैं। ये 3 हो सकते हैं। एक तो क्वालिफाइड ओपिनियन, ये रहा। सेकंड नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव रिपोर्ट, ये रहा। एंड थर्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये रहा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो हमको ये समझना है सर इसके अंदर कि कब कौन सा ओपिनियन दिया जाएगा। ऑडिटर्स कब कौन सा ओपिनियन देगा। ऑडिटर्स बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देगा। वो ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, अनक्वालिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है, अनमॉडिफाइड भी हो सकता है। सिचुएशन कौन सी होगी जिसमें रिपोर्ट कौन सा देंगे, ये आपको समझना है। चलिए इसमें फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट अनक्वालिफाइड, ये वाला अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट, बेस्ड रिपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, है ना। कब इश्यू किया जाएगा, कब, whether books of accounts information explanation has been provided or not। ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट तो चाहिए, लेकिन कभी भी उसको जरूरत पड़ी तो उसको इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, एक्सप्लेनेशन भी मांगने होते हैं मैनेजमेंट से। तो ऑडिटर ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि भाई जब जब मैंने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन मांगा, तब तक वो मुझे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला है कि नहीं मिला है। हाँ मुझे मिल चुका है, हाँ मुझे किसी ने भी तड़पाया नहीं है इसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। पहली बात, इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास था, रिकॉर्ड्स था, डॉक्यूमेंट्स था, सब कुछ था, आपने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद, चेक करने के बाद क्या मालूम चला, क्या वहां पे कोई मिस स्टेटमेंट था, कोई चीज गलत लिखी थी क्या, कहीं पे कोई झोल किया था क्या? ना, मिस स्टेटमेंट नहीं था, है ना, मिस स्टेटमेंट नहीं था ही नहीं। तो परवेजिव देखना ही नहीं है। परवेजिव तब होता है जब कोई मिस स्टेटमेंट होता है। परवेजिव का मतलब क्या होता है, हमने नहीं देखा है मैनेजमेंट इज परवेजिव, अगर आपने पढ़ा हो तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट इज परवेजिव का मतलब क्या, मैनेजमेंट हर एक जगह पे, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होगी तो हर एक जगह पे होगी ना, है ही नहीं तो फिर कुछ गलत लिखा ही नहीं तो ना, ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए और इसलिए हमको क्या दिखाते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं। तो जब ऐसा होगा तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, अनमॉडिफाइड। कौन सा रिपोर्ट देगा, क्लीन बेस्ड रिपोर्ट देगा। चलिए तो ये खत्म हुआ, ये वाला पार्ट खत्म। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देखो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है, क्या होता है ट्रू एंड क्या होता है फेयर, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, किसे ट्रू एंड फेयर बोलते हैं। वो
वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाया गया है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज की है ना, एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी दिखाया है आपने अपने अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रू एंड फेयर भी दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपने बनाया है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी किए हैं, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, आपने जो एस्टिमेट्स किए हैं डेप्रिसिएशन के लिए, बैड डेट्स के लिए, बीडीआर जो किया है, जो भी आपने किया है, जो भी प्रोविजंस किए हैं वो रीजनेबल किए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाएगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, बी, ये बी में फर्स्ट, बी में सेकंड, कुछ भी लोचा किया होगा इसके अंदर, है ना, ए बी फर्स्ट या बी सेकंड, कुछ भी गलत किया होगा तो फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। चेक करते कब? चलिए, अब मॉडिफाइड के अंदर, क्वालिफाइड के अंदर कितने हैं? एक तो क्वालिफाइड ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन, जिसको हम कौन सा, ये तीनों को क्या बोलते हैं? इसको और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। ये कब दिया जाएगा? चलो, यहां तो टिक मार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या? ऑडिटर को इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, है ना, ये वाला पॉइंट, अकाउंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, जब जब जो जो चाहिए था तब तक उसको मिल गया। चलिए, क्या इंफॉर्मेशन लेने के बाद, एक्सप्लेनेशन लेने के बाद और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के बाद ऑडिटर को कुछ मालूम चला मिस स्टेटमेंट है? यस, उसे मालूम चला मिस स्टेटमेंट है, लेकिन क्या यह मिस स्टेटमेंट परवेजिव था? ना, परवेजिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मान लो 100 आइटम थी, 100 आइटम थी, उस 100 आइटम में से फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 या 3 आइटम में गलती हुई है, तो मिस स्टेटमेंट तो हुआ है, गलत तो कुछ चीज हुआ है, लेकिन वो परवेजिव नहीं है, हर एक चीज को अफेक्ट नहीं करता। मिस स्टेटमेंट तो हुआ है, यस मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन परवेजिव नहीं है। तो क्या हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? क्या हम क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं? ना, नहीं दे सकते, अभी गलत तो कुछ हुआ है ना, समझ में आया? और पूरा भी तो गलत नहीं है, 100 आइटम में से हो सकता है कि 3 या 4 आइटम ही गलत हो, बाकी के 96 आइटम तो करेक्ट है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर एक स्टेटमेंट लिखेगा। सर, क्या लिखेगा ऑडिटर? एक स्टेटमेंट लिखने वाला है ना, ये रहा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे किया था स्टेक, यहाँ पे ऑडिटर क्या लिखेगा पता है? कि सब्जेक्ट टू, कुछ आइटम को छोड़ के, जिस आइटम में मिस स्टेटमेंट हुई है उन आइटम को छोड़ के बाकी सब आइटम के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब आइटम ट्रू एंड फेयर है, सब्जेक्ट टू और एक्सेप्ट फ्यू मटेरियली मिसस्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या? कुछ आइटम को छोड़ के बाकी सब आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है, ऐसा वो स्टेटमेंट लिखेगा। एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, आउट ऑफ 100 करोड़ टोटल सेल्स ऑफ 10 करोड़ ओवरकास्टेड एज क्रेडिट सेल। कंपनी का 100 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ, कंपनी दिखाती है 100 करोड़ का सेल्स हुआ, ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिटर ने वाउचर्स मांगी, ऑडिटर को मालूम चला कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है, ओवरस्टेटेड है, गलत किया है, मिसस्टेट किया है। अब एक बात बताओ, क्रेडिट सेल गलत लिखने से क्या होता है? तो सेल्स बढ़ जाएगा ना, आपने सेल्स बढ़ा दिया और आपने डेटर्स बढ़ा दिया,
आया ना? तो सेल्स की आइटम अफेक्ट होती है, डेटर्स की आइटम अफेक्ट होती है, बाकी सब तो बराबर ही था, है ना? बाकी सब बराबर है, ये दो आइटम गलत है, बाकी सब बराबर है। तो ऑडिटर क्या करेगा? कौन सा ओपिनियन देगा? क्या वो क्लीन रिपोर्ट देगा? ना। क्या वो नॉट क्लीन रिपोर्ट देगा? हाँ। लेकिन नॉट क्लीन में कौन सा? क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। क्या बोलेगा? सेल्स एंड डेटर्स को छोड़ के बाकी सब आइटम्स एकदम करेक्टली रिकॉर्ड की गई है। तो ये मॉडिफाइड में हो गया, क्वालिफाइड में हो गया। क्वालिफाइड ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन, एकदम नेगेटिव ओपिनियन कब किया जाएगा? नेगेटिव ओपिनियन कब दिया जाएगा? देखो यहाँ पे टिक मार्क की गई है, यस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिटर्स को जब जब चाहिए थे तब तक मिल चुके हैं। क्या मिसस्टेटमेंट था क्या? यस। क्या परवेजिव था? यस परवेजिव भी था। गलत तो था यार, लेकिन गलत तो पूरे अकाउंट्स में गलत लिखा इन लोगों ने। 100 आइटम में से 60-70 आइटम तो गलत लिखी इन लोगों ने, है ना? तो ऐसे केसेस में क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है ना? नहीं दिखाता है ना? तो कौन सा ओपिनियन दिया जाएगा? नेगेटिव ओपिनियन का तो एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ 20 करोड़ आउट ऑफ 80 करोड़ एंड सेल्स ऑफ 10 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़, अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड। मतलब क्या? परचेज था 80 करोड़ का परचेज, उसमें से कितना? 20 करोड़ का परचेज, 20 का, एंड सेल्स था कितना? 100 करोड़ का, इसमें से कितना? 10 करोड़ का। ये आपने ज्यादा लिख दिया है और ये आपने कम लिखा हुआ है। परचेज आपने जानबूझ से कम लिखा हुआ है, आपने परचेज 20 करोड़ से कम लिखा है, यानी 80 करोड़ जो था वो गलत है। एक्चुअली परचेज आपका 100 करोड़ का है, आपने 20 करोड़ से परचेज जानबूझ के गलत लिखा, और आपने सेल्स जानबूझ के ज्यादा लिखा। एक्सपेंस जानबूझ के कम दिखाते हो, इनकम जानबूझ के ज्यादा दिखाते हो। एक्सपेंस को छुपाते हो, इनकम को दिखाते हो। आप प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहते हो, परचेज गलत, सेल्स गलत, क्रेडिटर्स गलत, डेटर्स गलत, जीपी गलत, क्लोजिंग स्टॉक गलत, है ना? एनपी गलत, कैश गलत, बैंक बैलेंस गलत। तो ऐसे केसेस के अंदर आप क्या दोगे सर? एडवर्स ओपिनियन दोगे। चलिए फोर्थ वाला, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, चलिए यहां ध्यान से देखो, कब दिया जाएगा ये ओपिनियन, है ना? क्या उसको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन सब मिल चुकी है? ना बोला है, देखो ना। क्या मिसस्टेटमेंट है? हाँ। क्या ये भी है? हाँ। समझ में आया? भाई ऑडिटर मैनेजमेंट के पास गया और ऑडिटर ने क्या बोला कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऑडिटर को परचेज समझ में नहीं आ रहा था, ऑडिटर को सेल्स समझ में नहीं आ रहा था, ऑडिटर को सैलरी जो आपने पे किया, वेजेस जो पे किया, आपको वो समझ में नहीं आ रहा था। तो वो मैनेजमेंट के पास गया और बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए। इसके रिकॉर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे, उसके वाउचर्स मुझे नहीं मिल रहे। मैनेजमेंट ने बोला एक काम करो, 1 महीने बाद आना, 15 दिन बाद आना, 2 महीने बाद आना। इसका मतलब क्या हुआ? भाई हमको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिले। अब जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है, हमको रिकॉर्ड्स ही नहीं मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले हैं, तुम चेक क्या करेंगे भाई? हमको तो डाउट पक्का है कि मिस स्टेटमेंट हुआ है ना? तो क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट था? यस था। परवेसिव था? यस वो भी था। तो ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? लास्ट कॉलम कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू वाला आएगा? पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या करेगा? तो वो तो ऐसा भी तो नहीं बोल सकता ना कि जो परचेज और सेल्स था वो गलत है, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं आया। क्या पता ऐसा वो बोल दे, अगर ऐसा बोल दे वो कि हाँ भाई परचेज और सेल्स गलत है, और बाद में कंपनी रिकॉर्ड प्रोवाइड करे,
और सब कुछ सही निकले तो कंपनी क्लेम कर देगी उस पर। कंपनी अपना ऑनरिंग के लिए, अपने मान हानि के लिए क्लेम कर देगी ना। अब हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। हाँ बोलेगा तो भी फंसेगा, ना बोलेगा तो भी फंसेगा। तो वो क्या करेगा, अपने ओपिनियन को क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। क्या देगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर। मतलब वो क्या बोलेगा कि भाई देखो यार, मुझे कुछ चीजों में इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है, मैं अपना पक्का पक्का ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, मुझे जब ये प्रोवाइड किया जाएगा तभी मैं दे सकता हूँ। तो वो ऐसे नेगेटिव नहीं बोलेगा, पॉजिटिव भी नहीं बोलेगा। जब तक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगी मैं कैसे डिसाइड करूंगा? क्लियर? हाँ सर। ये रहा उसका दूसरा पेज में क्या लिखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन। देखो ये मैंने फिर से लिखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन क्या हो सकता है सर? का तो अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, का तो क्वालिफाइड, का तो मॉडिफाइड। एक बात बताओ, अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड कब होगा? इसका मतलब क्या, बेस्ड रिपोर्ट ना, क्लीन रिपोर्ट। जब इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है, परवेजिव भी नहीं है, ट्रू एंड फेयर भी रिफ्लेक्ट करता है। क्वालिफाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट कब होगा? क्वालिफाइड कब होगा? पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है, तो स्टेटमेंट लिखेगा, स्टेटमेंट। दूसरा, नेगेटिव ओपिनियन कब देगा? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल चुके हैं, मिसस्टेटमेंट भी है, परवेजिव भी है, ट्रू एंड फेयर भी नहीं दिखाता है। एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देगा? जब उसको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिला हुआ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, परवेजिव होने के भी चांसेस है, लेकिन चांसेस से तो रिपोर्ट नहीं देंगे ना, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे केसेस में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। डन? सर एक बात बताओ, ये मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड किस तरीके से बोलते हैं वो लोग? एक बात मुझे बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गए तो कौन सा ओपिनियन देगा, मॉडिफाइड का अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड। मॉडिफाइड देगा। क्यों मॉडिफाइड? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने पड़ेंगे ना, फिर गलत है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना फिर, इसीलिए उसको बोलते हैं मॉडिफाइड। तो मैंने इसका यहाँ पे रीजन लिखा है, देखो, देयर इज नो मिसस्टेटमेंट टू मॉडिफाई, सो कॉल्ड अनमॉडिफाइड। कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसको मॉडिफाई कर सके, और इसीलिए उसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड। ध्यान से सोच लेना। चलिए अब सुनो, इसके अंदर और दो चीजें लिख सकता है ऑडिटर, ये चीज लिख सकता है और ये चीज लिख सकता है। मतलब अच्छे वाले रिपोर्ट में ये दो चीजें वो लिख सकता है ऑडिटर। अच्छे वाले रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करेगा, एक पैराग्राफ डाल देगा जिसको हम बोलेंगे एम्फसाइसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ डाल देगा अपने रिपोर्ट में? एम्फसाइसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और कौन सा डाल सकता है? अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फसाइसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वो अपने रिपोर्ट में कब डालेगा? ऑडिटर ने सब कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक लगा, उसने क्लीन रिपोर्ट दिया, लेकिन ऑडिटर ये चाहता है कि कुछ चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी तो है, लेकिन हो सकता है कि उसके यूजर्स उसको ध्यान से ना पढ़ पाए, उसके यूजर्स उसका इंपॉर्टेंस ना समझ पाए, और इसीलिए क्या करेगा ऑडिटर, उसको एक अलग क्लॉज में नीचे पैराग्राफ बना के फिर से लिखेगा और बोलेगा कि ये चीज
जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है, कंपनी ने लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। गलत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे चाहता हूं कि आप उसको नोटिस में लाए। Emphasizes of matter paragraph may be added to draw attention of users. Emphasizes of that matter which is already presented in financial statement, जो already financial statement में present हो चुकी है, but which auditor's judgment fundamental for users to understand financial statement. ये जानना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न डाउटफुल। एक बात बताओ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो फंडामेंटल अजम्पशन है ना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या, कोई भी कंपनी है वो इट इज गोइंग टू बी गोइंग कंसर्न, इट इज नॉट गोइंग टू बी गॉन कंसर्न। वो चलने ही वाले है, 10 साल 50 साल 100 साल 1500 साल तक चलती ही रहेगी। लेकिन अगर ऑडिटर को पता है कि ये कंसर्न गोइंग कंसर्न नहीं है, ये आने वाले 2 साल में 3 साल में 5 साल में बंद हो जाएगी, तो ऑडिटर को उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर ऑडिटर को पता है कि ये कंपनी 3 साल में बंद हो जाएगी, तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा उसने, वो 3 साल के अंदर राइट ऑफ कर दिया होगा ना, क्योंकि 3 साल के बाद तो आगे जाने ही नहीं वाले हैं। समझ रहे हो ना। तो ये सब एग्जांपल लिखे हैं। मेजर कैटास्ट्रॉफी एंड अर्ली एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अर्लियर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कोई बहुत बड़ा रिजर्व कर दिया हो कंपनी ने, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कोरोना की पॉलिसी ली, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़ा रिजर्व किया इसके लिए। तो ऑडिटर बताएगा कि ये रिजर्व इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है। और कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपने अर्ली एप्लीकेबल कर दिया हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जल्दी एप्लीकेबल कर दिया हो, तो वो ऑडिटर उसके बारे में भी यहाँ पे लिखेगा। डन। एम्फसाइजेस ऑफ मैटर का मतलब क्या, उन बातों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है उसके बारे में यूजर्स को, स्टेक होल्डर्स को क्लियर आइडिया मिले, इसलिए वो फिर से एक पैराग्राफ बनाता है। दूसरी बात, अदर मैटर का मतलब क्या होता है। अदर मैटर का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी ही नहीं है, फिर भी वो क्लैरिफाई करता है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, वो यहां फिर से आपको लिख देनी, सेम लाइन कॉपी करनी है। फिर क्या लिखा है, अदर मैटर पैराग्राफ रिफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड or disclosed in financial statement and relevant to the users। इससे जुड़ी हुई बात कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है ना, फिर भी हम कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जैसे सब्सिडरीज नॉट ऑडिटेड बाय हिम, कंपनी, जिस कंपनी का मैंने ऑडिट किया है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी का ऑडिट मैंने नहीं किया है। तो मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि सब्सिडरी कंपनी का ऑडिट मैंने नहीं किया है। क्लियर।